डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सॉइल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज कवर करेंगे सारे। डिप्लोमा वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम इसमें। 2016 के 2 क्वेश्चन पेपर हैं, 20 का है और 22 वाला है। टोटल 53 क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप राजस्थान जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको थ्योरी में किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। आप वहाँ से थ्योरी सेशंस भी अटेंड कर सकते हो, जो कि फुली यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि लेबोरेटरी में हमें कॉम्पेक्शन का टेस्ट करना है, स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट। तो वेट ऑफ हैमर है वो क्या होगा? तो हमने देखा था कि 2 टाइप के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक लाइट कॉम्पेक्शन के लिए होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और हैवी कॉम्पेक्शन के लिए होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो लाइट कॉम्पेक्शन पूछा है, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात हो रही है, जिसमें हैमर का वेट होता है 2.6 केजी। और जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, उसके जो हैमर है उसका वेट होता है 4.54 केजी। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4th में दिया है कि यहाँ पर जो सॉइल्स दी हैं, इनमें हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी किसकी होगी? तो हमने देखा था कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन की कम होती है, क्योंकि के हमारा प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। तो डी पार्टिकल साइज है, सैंड का ग्रेवल का पार्टिकल साइज काफी बड़ा होगा, तो परमेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा हम फाइन ग्रेन सॉइल्स की तरफ जाएंगे, परमेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे बड़ा साइज होगा कोबल्स का, फिर कोर्स सैंड, फिर फाइन सैंड, और सबसे छोटा साइज सिल्ट का होगा, तो इसकी परमेबिलिटी सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है कि एक सॉइल है जिसकी लिक्विड लिमिट 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 20% है, तो प्लास्टिक लिमिट क्या होगी यहाँ पर? अब यहाँ पर हमें पता है कि आईपी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आईपी आपको दिया गया 20%, लिक्विड लिमिट दिया 40%, तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20, 20%। ए आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि क्विक सैंड है वो क्या है? तो हमने देखा था कि क्विक सैंड कोई स्पेशल टाइप ऑफ सैंड नहीं है, ये क्वेश्चनलेस सॉइल है, जिसमें कि हार्डली ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू काफी हाई होने के कारण वो इफेक्टिव स्ट्रेस को कैंसिल कर देता है, बैलेंस कर देता है, और इसके कारण शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है सॉइल की। तो ये एक फ्लो कंडीशन है कि हेड की वैल्यू ज्यादा होगी तो सीपेज फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, और उसमें शियर स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाएगी। और कोहेशनलेस सॉइल्स में होता है यहाँ पे। कोहेसिव सॉइल्स में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो ये होती है शियर स्ट्रेंथ की। अब यहाँ पर कोहेशनलेस सॉइल्स में सी होता ही नहीं है, स्ट्रेंथ शियर वाली होती है, इसके कारण अगर सिग्मा डैश भी जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली एस जीरो हो जाएगा। जबकि कोहेसिव सॉइल्स जो होती है उनमें सी की कुछ वैल्यू होती है, और इसके कारण वहां पर फिर शियर स्ट्रेंथ जीरो नहीं होती है, तो क्विक सैंड की फिनोमिना हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया है कि कैपिलरी राइज है, उसका जो हाइट होगा वो मैक्सिमम कौन सी सॉइल्स में होगा? तो ये हमने थ्योरी में कवर नहीं किया है, और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं गए हैं जो जो टॉपिक्स मेंशन किए थे सिलेबस में उससे बाहर है। बट यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि उन टॉपिक्स को फिर आप उतना डिटेल में ना पढ़ें, और जब मैं आपको जहां जहां से एमसीक्यूज करने को बोल रही हूँ, वहां से फिर आप सारे एमसीक्यूज कर लीजिए। तो उसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी अगर रहती है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो भी फिर आपका हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे कैपिलरी राइज है, उसकी अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जीडी, ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है। होता क्या है कैपिलरी राइज? जैसे कि एक बीकर है, इसमें कम डाया की अगर आप ट्यूब इंसर्ट करोगे, तो इसमें लेवल ये है तो ट्यूब में लेवल इससे कुछ ऊपर होगा, और ये जितना ऊपर राइज हो रहा है फ्लूइड, इसमें ये है कैपिलरी राइज। सेम यही फिनोमिना सॉइल्स में देखने को मिलती है। जैसे कि ये वाटर टेबल है, तो इसके नीचे की सॉइल तो होती है सैचुरेटेड, बट इसके ऊपर भी वाटर राइज हो जाता है कैपिलरी के कारण, क्योंकि सॉइल में जो पोर्स है वो कनेक्टेड होते हैं, वो एज ए कैपिलरी ट्यूब एक्ट करते हैं। अब पोर्स कनेक्टेड होते हैं तो पोर्स ही कैपिलरी ट्यूब के जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो कैपिलरी किस पे डिपेंड करेगा? पोर साइज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जैसे डायमीटर है इस ट्यूब का, इस पे डिपेंड कर रहा था, तो जितना ज्यादा बड़ा पोर साइज होगा कैपिलरी राइज उतना ही कम होगा। अब चारों जो सॉइल्स यहाँ पर दिए हैं, इनमें देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल साइज है कोलाइट्स का, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टर्म पहली बार देख रहे हैं ऑप्शंस में, वो कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा, बट इसके लिए फिर मैं एडवाइस करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। जैसे ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था,
लेकिन मैंने थ्योरी के बाद जब क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने वहाँ पे कोलाइड्स ऑप्शंस में थे, इस टाइप के कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करवाए थे। तो वो जिसने किया उसको पता है कि कोलाइड्स है वो इन सबसे छोटा साइज़ है और वो आंसर करेक्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है जिसका वर्ड रेशियो है 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7, हमसे पूछा है क्रिटिकल ग्रेडियंट जिस पर कि क्विकसैंड कंडीशन अकर होगी। मैंने आपको बताया था कि आईसी का फॉर्मूला ये होता है G-1/1 + E। यहाँ पर G है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, E है वो वर्ड रेशियो है। और आपको याद रखने में दिक्कत हो सकती है थोड़ी-सी, तो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि G हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसमें से हम एक घटाएँगे। E हमेशा लेस देन 1 होता है, तो इसमें से एक हम ऐड करेंगे, इसमें जोड़ेंगे एक और G ऊपर आएगा क्योंकि जितनी हैवी सॉइल होगी I की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हैवी सॉइल में क्विकसैंड की कंडीशन अकर कराना, इफेक्टिव स्ट्रेस को 0 कराना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो G ऊपर आएगा तो E ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट वैल्यू रखनी है 2.7 माइनस 1 अपॉन 0.7 प्लस 1 और 1.7 बाई 1.7, ये 1 आ गया आपका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सोइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है वो किस रेंज में होगा, किससे ग्रेटर होगा, किससे स्मॉलर होगा। यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस टाइप के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, उनकी एक्सप्लेनेशन आप लिखी हुई किसी की पढ़ते हो या किसी की एक्सप्लेन की हुई सुनते हो, काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखोगे बुक्स में, आपको क्या मिलेगा कि सीयू होता है 1 यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए, सीयू का फॉर्मूला होता है D60/D10 और वेल ग्रेडेड के लिए सीयू ग्रेटर देन 4 होता है, ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए होता है ग्रेटर देन 6। लेकिन ये आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमें ये पता है कि सीयू होता है D60/D10। D60 यानी वो पार्टिकल साइज जिससे 60% फाइनल है, यानी इस साइज का मैं सीव लूंगी तो 60% पार्टिकल्स उससे पास हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी सीव है 1 माइक्रोन की, 1 माइक्रोन की मैंने सीव ली जिससे 60% पार्टिकल पास हो गए, 1 माइक्रोन मेरा D10 है, सॉरी D60 है। D10 क्या होगा जिससे 10% फाइनल होंगे। अब ऐसी सीव जिससे 60% पास हो रहे हैं वो 1 माइक्रोन की सीव है, तो जिससे सिर्फ 10% ही पास होंगे वो 1 माइक्रोन से छोटी होगी कि बड़ी होगी? मुझे और भी कम पास कराना है परसेंटेज, तो मुझे और छोटी सीव साइज लेना, छोटी जो ओपनिंग होती है उसकी सीव लेनी पड़ेगी। तो यानी 10% की कॉरस्पॉन्डिंग जो सीव साइज होगी वो स्मॉलर होगी D60 वाले से। फॉर एग्जांपल ये आपका आ रहा है 0.5 माइक्रोन, 2 माइक्रोन तो नहीं हो सकता, ये छोटा होगा 1 माइक्रोन से। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हमेशा D60 की वैल्यू D10 से बड़ी ही होती है, या फिर वर्स्ट केस में इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि हमेशा आपके सीयू है वो या तो इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सील्ड साइज की रेंज क्या है। तो सील्ड साइज का रेंज होता है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक, ये इसके बीच वाला होता है सील्ड, और 2 माइक्रोन से छोटा जो होता है वो होता है क्ले। सैंड आपका होता है 4.75 mm टू 75 माइक्रोन, ये सैंड हो गया, और 4.75 mm से जो ग्रेटर होगा वो ग्रेवल होगा। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। डी आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ये तो पता है ना कि 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻³ -3 mm के, तो माइक्रोन से आप mm में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.075 हो जाएगा, ये 0.002 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि कोई सॉइल सैंपल है जिसकी लिक्विड लिमिट आपको दी गई है यहाँ पर 45%, प्लास्टिक लिमिट दी गई है 25%, श्रिंकेज लिमिट दिया गया है 14%, नेचुरल वाटर कंटेंट है वो 30% है, और आपसे पूछा है कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी इंडेक्स होता है W - WP अपॉन IP, लिक्विडिटी इंडेक्स है ना, LI लिख देते हैं इसको, IP × 100। IP क्या होता है WL - WP, और मैंने याद रखने के 2 हिंट भी बताए थे। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लिक्विडिटी इंडेक्स है तो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट आएगा, P आएगा। दूसरा ये
कि लिक्विडिटी इंडेक्स बेसिकली चेक कर रही है कि लिक्विड लिमिट के कितना पास में है वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट पे पहुंच जाएगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स 1 हो जाएगी। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर W आएगा, माइनस में WP आएगा। अभी ये W है नेचुरल वाटर कंटेंट जो कि है 30, प्लास्टिक लिमिट आपके यहाँ पे दिया गया है 25, IP है 45 माइनस 25 इंटू 100, तो ऊपर आएगा ये 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये 25% आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए है कि एक सोइल है जिसकी बल्क डेंसिटी है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 10% है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि रो डी इक्वल होता है रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के। कुछ लोग काफी बार एग्जाम के प्रेशर में इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि रो डी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू रो होगा या रो डी इज इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट बताती हूँ एक याद रखने की। रोडी में क्या कर रहे हैं हम, सोइल को ड्राई कर रहे हैं और फिर इसका वो स्पेसिफिक मतलब यूनिट वेट या मास डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो उसमें आता है MS अपॉन वी और रो में आता है टोटल M अपॉन वी। वैल्यू कम किसकी होगी, ऑब्वियसली रोडी की होगी, क्योंकि अब तो वाटर तो इवोपोरेट करा दिया है हमने, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स ही बचे हैं। तो रोडी की वैल्यू रो से कम होगी, ये आपको पता है। तो रो को आप 1 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको रो डी की वैल्यू मिलेगी जो कि रो से छोटी आएगी। और आप अगर इस तरीके से फॉर्मूला लिख देते हो तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें तो क्या लग रहा है आपको कि आप रो को वैल्यू को रो डी की वैल्यू से छोटा बता रहे हो, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो ये याद रखने का आपका तरीका हो गया, एक ट्रिक हो गई। और रो आ गया 22, 1 प्लस 0.1, डब्ल्यू को फ्रैक्शंस में लेंगे तो 20 अपॉन 1.1 और ये आ जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी। ये सेम क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है आई थिंक 2016 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि सोयल की परमेबिलिटी है वो किससे अफेक्ट होती है। तो सोयल की परमेबिलिटी हमने पढ़ा था, वो रेशियो से अफेक्ट होती है, डी से अफेक्ट होती है, म्यू से अफेक्ट होती है और म्यू टेम्परेचर से अफेक्ट होता है तो उससे भी अफेक्ट होती है। तो ग्रेन साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड से अफेक्ट होगी, क्योंकि म्यू है वो पोर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इसकी गामा डब्ल्यू से भी अफेक्ट होती है। और ई और डी ये सोयल का जो ग्रेन साइज वगैरह उसकी प्रॉपर्टी है। कलर ऑफ द कंटेनर नहीं, मटेरियल ऑफ द कंटेनर नहीं, सैंपल साइज से भी ऑब्वियसली नहीं अफेक्ट होगी। ए आएगा आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए है कि लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड अगर लग रहा है किसी सोइल पे तो उसमें कॉन्सिक्वेंट एस्केप हो रहा है पोर वाटर प्रेशर का, तो ये कौन सा प्रोसेस है। तो आपने अगर थ्योरी लेक्चर्स में अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि जहां पर भी पोर वाटर या सिर्फ वाटर लिखा है आप वो एस्केप हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके अलावा स्टैटिक लोडिंग आपको कहीं पर दिख रही है, मतलब कंसोलिडेशन की बात हो रही है। वहीं पे आप कंप्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें जो एक्सपल्जन होता है वो होता है एयर का होता है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है, उसमें लोडिंग होती है वो डायनेमिक लोडिंग होती है। उसके अलावा ये होता है, ये क्विक होता है कॉम्पैक्शन। ये सारी की सारी नीचे वाली प्रॉपर्टीज हो गई हैं किसकी, कॉम्पैक्शन की, और ऊपर वाली है ये कंसोलिडेशन की। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ सॉफ्ट क्ले की अगर हमें निकालनी है तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हम यूज करेंगे। तो हमने जब वेंशियर टेस्ट को पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये कोहेसिव सॉइल्स की अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ निकालने के काम में आता है। दूसरा सॉफ्ट क्ले वगैरह ऐसी सॉइल है जिनका की डिस्टर्ब्ड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल कलेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है, तो वेंशियर टेस्ट है वो इसके लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम हाइड्रोमीटर टेस्ट में क्यों यूज करते हैं। तो H2O2 को हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम कंपाउंड्स हैं, क्या है, कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, तो उसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे। और इसके अलावा हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भी यूज करते हैं जो है एज ए डिस्पर्सिंग एजेंट, ताकि पार्टिकल्स है वो एक एक हो जाए और सही रिजल्ट मिले हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि ई लॉग पी कर्व है कोई सोइल मास, उसके लिए मतलब सोइल मास का जो ई और लॉग पी का कर्व है इसका स्लोप क्या इंडिकेट करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी तो हमने देखा था कि वाटर कितना इजीली पास होता है, उसको मेजर करने का है फैक्टर है।
कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, ये टाइम रेट सेटलमेंट के लिए होता है कि टाइम के साथ-साथ कैसे सेटलमेंट होता है। कंप्रेशन इंडेक्स है, ये ई लॉग पी कर्व का स्लोप है और ई लॉग पी कर्व हमारा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के जैसे आता है और इसका स्लोप होता है, उसको हम सीसी बोलते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स। ये क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन log P2 अपॉन P1। और एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, इसको हम AV से डिनोट करते हैं और ये ई सिग्मा कर्व का स्लोप होता है, या हम कह सकते हैं ई पी कर्व का स्लोप होता है। क्या होगा, सिग्मा जो सिग्मा है इसको अगर हमने लॉगरिथम में ले लिया और फिर प्लॉट किया तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और इसका स्लोप सीसी होता है। और वहीं पे अगर लॉगरिथम ना लेके ऐसे ही ले रहे हैं, जैसे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा पी भी मैं इसको लिख सकती हूँ, तो अब जो ये लाइन होगी इसका जो स्लोप होगा वो एवी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। एक और कोएफिशिएंट होता है इनके मिलता-जुलता ही, जो भी आपको ये पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम एमवी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है डेल्टा वी अपॉन वी डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि ड्राई सैंड स्पेसिमेन है, उसको टेस्ट किया गया ट्राइएक्सियल टेस्ट मशीन में। सेल्फ प्रेशर 50 किलो पास्कल है, डेविएटेड स्ट्रेस 100 है, तो एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका एक तो आप रटा-रटाया फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि डायग्राम की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, जहाँ पर आपको रटना भी नहीं पड़ेगा कुछ। सबसे पहले तो आप सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लिखो। सेल प्रेशर कितना है 50, सिग्मा 3 आपका 50 हो गया। डेविएटेड स्ट्रेस कितना है 100, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 50, तो सेल प्रेशर पहले ही लग रहा था और फिर हमने 100 वर्टिकली प्रेशर और लगा दिया, तो सिग्मा 1 आपका हो गया 150। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो ऐसे बनेगा, और ड्राई सैंड स्पेसिमेन है, सैंड है मतलब कोहेजनलेस सॉइल है, तो इसमें जो फेलियर एनवेलप जाएगा वो ऐसे जाएगा। ये अगर इसका सेंटर है, ये वाला एंगल है वो फाई होगा। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मतलब ये वाले डायमेंशन मुझे पता है, ये होगी ये है सिग्मा 3, ये है सिग्मा 1, तो ये क्या हो जाएगा सेंटर की सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, और ये क्या हो जाएगा इस सर्किल की रेडियस, सर्किल की रेडियस होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, क्योंकि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डाया है, इसका हाफ है, वो रेडियस हो जाएगा। ये सिग्मा 3 है ना आपका, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन फाई विल बी इक्वल टू ये रेडियस, ये वाले डायमेंशन यही होता है साइन, माइनस सिग्मा 3/2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। मोर सर्किल आपको एक बार देखने में इजी, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मतलब एक बार आपको पहले बार समझने में, बट आपके लिए इतनी इजी हो जाएगा जो सोम का प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला चैप्टर है और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है। प्लस इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आप फॉर्मूला रट के नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोर सर्किल से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सिंपल टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, एक बार समझ लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, काफी इजी लगेगा आपको। तो एक तो साइन फाई का फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स रटा रटाया रखते ही हैं वो ये है, चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। सिग्मा 1 यहाँ पे आपका 150 आ गया, माइनस 50 अपॉन 150 प्लस 50, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 200, साइन फाई इज इक्वल टू 1/2, यानी फाई आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि कोई वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होता है और सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 होता है। इसी के साथ में सीसी की वैल्यू वेरी करती है दोनों के लिए 1 to 3 के बीच में वेल ग्रेडेड होने के लिए, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर क्या होगा बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आई थिंक गेट का क्वेश्चन है और ये हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं अपने क्लासेस में, तो वहां पर हमने कवर किया है। सिंपल सा है, टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है आपको 3 मीटर डेप्थ पे, टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड, मतलब ये आपका पॉन्ड है, ये 3 मीटर डेप्थ पे, यहाँ पर आपको स्ट्रेस पूछा है, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, टोटल स्ट्रेस आपका हो जाएगा यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच, क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल है वो वाटर ही है, और इसी के साथ में इफेक्टिव स्ट्रेस आपसे पूछा है जो कि होता है सिग्मा माइनस यू, टोटल स्ट्रेस होगा गामा डब्ल्यू एच, माइनस पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, वाटर लेवल यहाँ पे है,
3 मीटर डेप्थ पे आपको पूछा है, तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर होगा गामा डब्ल्यू इंटू 3 या गामा डब्ल्यू इंटू एच लिख देती हूँ मैं। तो सिग्मा डैश तो 0 हो गया। तो यहाँ पे तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आपके लिए सेफ रहेगा कि आप टोटल स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लो। नहीं तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शंस में नहीं दिया है ना, यहाँ पर भी मैं ऐसे कुछ वैल्यू दे दूं अगर ये एंड 0.3, तो ये आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहले की कुछ वैल्यू आएगी और सेकंड वाला 0 आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से काफी बार टाइम बच जाता है काफी, जो को काफी इफेक्टिव रहता है फिर। तो यहाँ पर हम अगर ये निकालें टोटल स्ट्रेस गामा डब्ल्यू क्या होगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम रो को उसमें ले लेते हैं केजी पर मीटर क्यूब में, फिर कन्वर्ट कर लेंगे। 1000 केजी पर मीटर क्यूब रो डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर आप इसको एच है 3 मीटर, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका प्रेशर आ गया 3000 केजी पर मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। अब आपको मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, तो मीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप मीटर को 100 रिप्लेस करोगे, 100 सेमी के इक्वल होता है इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 10⁴ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल मास है, उसमें श्रिंकेज रेशियो किसके इक्वल होगा। तो इसको अगर आपको फुली डिटेल में समझना है ना बिल्कुल जीरो से, तो मैंने इसको कवर किया हुआ है, जहां पर मैंने एमसीक्यूज कवर किए हैं। सेशन है वो एमसीक्यूज का सेशन नंबर 2 है, जो मेरा विजेता बैच लॉन्च किया हुआ है आप लोगों के लिए, स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए जिनका मैं कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही हूँ। तो वहां पे एमसीक्यू सेशन में मैंने सेशन 2 में क्वेश्चन नंबर 30 ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये रो डब्ल्यू अपॉन एम एस होता है इज इक्वल टू 1/वी डी इंटू एस आर, श्रिंकेज रेशियो एस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। हम थोड़ा सा उस इक्वेशन को, श्रिंकेज रेशियो की जो बेसिक इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ कि श्रिंकेज रेशियो विल बी इक्वल टू एम एस अपॉन वी डी अपॉन रो डब्ल्यू। एम एस अपॉन वी डी क्या आ गया, रो डी, और ये अपॉन आ गया रो डब्ल्यू। तो रो डी अपॉन रो डब्ल्यू, यानी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया श्रिंकेज रेशियो इन ड्राई स्टेट। सोइल अगर ड्राई स्टेट में है तो उस केस में रो डी क्या हो गया, उसका मास डेंसिटी, और इसको रो डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मूर्ति एंड सूद में भी है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि सोइल जो कि ए लाइन से नीचे प्लॉट होती है प्लास्टिसिटी चार्ट में, और लिक्विड लिमिट है वो 55% है, तो वो कौन सी सोइल होगी। सॉरी, अब वो प्लॉट होती है ए लाइन से ऊपर नहीं, नीचे प्लॉट होती है। ये जैसे ए लाइन है तो इससे ऊपर जो भी सोइल प्लॉट होती है वो क्ले होती है, और नीचे जो सोइल प्लॉट होती है वो सिल्ट होती है। तो पहला तो हमें पता चल गया कि ये क्ले है। दूसरा, यहाँ पे आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि किस रेंज में है आपका ये लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट अगर 35 टू 50 की रेंज में है तो इंटरमीडिएट है, इधर है तो लो है, और इधर है तो हाई है, हाई कंप्रेसिबल है। तो 50 से ज्यादा है या तो 55% है, तो सिल्ट हो, सॉरी क्ले होगा और हाईली कंप्रेसिबल होगा, तो बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि लेक्यूस्ट्राइन सोइल्स हैं, वो कौन सी सोइल्स होती हैं, तो ये लेक बेड्स में जो डिपॉजिट होती हैं वो सोइल्स होती हैं। रिवर और स्ट्रीम से जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो एलुवियल सोइल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स है, उसका रेशियो अगर हम ले टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो दो टर्म होती है इस, मतलब वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उससे रिलेटेड, एक तो होता है एयर कंटेंट वी ए अपॉन वी वी, और दूसरा होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मुझे इन दोनों टर्म्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता था, मुझे लग रहा है आप में भी काफी ज्यादा लोगों को ऐसे कंफ्यूजन होता होगा इसमें, और बार बार इसको रटना पड़ता था। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक मैंने बनाई थी जो मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए भी आई एम श्योर हेल्पफुल होगी। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, और ऐसे भी आपने देखा होगा जनरल ट्रेंड होता है कि वॉइड रेशियो को हम फ्रैक्शंस में डिनोट करते हैं, और पोरोसिटी को हम किस में करते हैं, परसेंटेज में। ये जनरल ट्रेंड है। अब पोरोसिटी को परसेंटेज में करते हैं, पोरोसिटी होता क्या है, वीवी अपॉन वी। तो जहां पे हम टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं वहां हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है।
एयर वॉइड्स है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो ये क्या होगा, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आएगा, फिर दूसरा जो बचा उसमें नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा, यहाँ पे एयर कंटेंट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि वैलिड रेंज क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है VW अपॉन VV। सबसे मिनिमम वैल्यू एस की क्या हो सकती है कि VW 0 ही हो जाए, सारे के सारे वर्ड्स में एयर आ जाए, तो मिनिमम वैल्यू एस की 0 हो गई। मैक्सिमम VW की वैल्यू क्या हो सकती है, किस VV के इक्वल हो जाए, सारे के सारे वर्ड्स हैं उनमें वाटर आ जाए और एयर है, जो सॉइल है वो फुली सेचुरेटेड हो जाए। तो इस केस में एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस केस में एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी एस की वैल्यू लाई कर सकती है। 0 और 100 है वो इंक्लूडेड होंगे। 100 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में पूछ रहा होगा, तो 100 है, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक सॉइल है जिसकी बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, वाटर कंटेंट 10% है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी सॉइल की किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो ये मैंने बताया था, पीछे हम क्वेश्चन करके आए थे, रो डी अपॉन रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, तो 22 अपॉन 1 प्लस 0.1, ये 2 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि पिक्नोमीटर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं। तो हमने पढ़ा है ये चीज कि पिक्नोमीटर से हम वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, और पिक्नोमीटर ज्यादा यूजफुल होता है अगर कोई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि मिनिमम वाटर कंटेंट सॉइल में, जो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर कि हम 3 mm डाया का अगर थ्रेड बनाए तो क्रम्बल होने लग जाए, मतलब इससे कम वाटर कंटेंट पे हम 3 mm का डाया का थ्रेड नहीं बना पाएंगे। तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर हम 3 mm डाया का थ्रेड बना पा रहे हैं, तो ये प्लास्टिक लिमिट होता है, फर्स्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि किसी गिवन लोड में क्ले की लेयर है, वो 25% डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन अचीव करती है 200 डेज में, तो 50% डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन में कितना टाइम लगेंगे। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो सेम डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन के लिए मिलते हैं, और वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो भी हमने नोट्स में देखा था, और वो आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली टीवी की 2 वैल्यूज दी गई थी, तो दूसरा तो फिर भी मैं कहूंगी कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। हाँ, हो सकता है कहीं पर डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए। ये अगर क्या होगा 0.6 से कम होगा, यू आप कह सकते हो परसेंटेज डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन है, यानी 60% से कम कॉन्सोलिडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीवी है ये π/4 यू स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 50% कॉन्सोलिडेशन के लिए टीवी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, बस ध्यान रखना है कि यू यहाँ पर फ्रैक्शंस में होना चाहिए। तो ये 50% तो इसके लिए हो गया 0.5 फ्रैक्शंस में इंटू स्क्वायर। तो ऐसे किसी भी डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन की आप टीवी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया कि ये टीवी हर क्वेश्चंस में कांस्टेंट रहता था, वो यहाँ पर नहीं है अब, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको परसेंटेज कॉन्सोलिडेशन तो दिया है ना। तो मैं यू की टर्म में ही इक्वेशन लिख देती हूँ। टीवी 1 आपका हो जाएगा π/4 0.25 का स्क्वायर, और टीवी 2 हो जाएगा आपका π/4 50 डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन, तो 0.5 का स्क्वायर, सॉरी 0.5 का स्क्वायर, ये आ गया। टीवी 1 और टीवी 2, ये टीवी 1 और टीवी 2 दो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं। अब हम इन दोनों को दोनों कंडीशंस के लिए कंपेयर करेंगे तो बाकी सारी कंडीशंस सेम है, तो ड्रेनेज पाथ की डिस्टेंस और सीवी तो सेम रहेगा, टी में हमें रिलेशन निकालना है। तो टीवी 1 इज इक्वल टू टीवी 2, इनका रेशियो आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू T1 अपॉन T2। T1 आपको 200 दिया गया है, T2 निकालना है, तो T2 यहाँ पे सिंपल से है, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू T1 को हम 200 लिख देते हैं अपॉन T2, और यहाँ से T2 आपका आ जाएगा 800। और ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि 25% में 200 दिन लग रहे हैं, तो 50% में तो उससे ज्यादा ही लगेंगे ऑब्वियसली। तो ये 2 आ गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है
वो किसके साथ चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। पहला टेम्परेचर के रिगार्डिंग पहला और दूसरा स्टेटमेंट दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई है कि कहीं पर भी आपको ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल रहे हैं ना, 90% आंसर उसी में से होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, एक इसके साथ इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी है वो घटती है। आपने देखा होगा हनी को अगर आप गर्म करोगे तो इजीली फ्लो होने लग जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटती है और के हमारा प्रोपोर्शनल होता है 1/म्यू के। तो इसके कारण अगर हम यू को घटाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे हनी है तो उसकी विस्कोसिटी घटी है तो अब वो इजीली पास होगा किसी भी सोयल में या किसी और मटेरियल में। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है किसके लिए होता है। ये क्वेश्चन भी हम पहले करके आए हैं। ये टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट है, उसको डिटरमाइन करने के, कैलकुलेट करने के काम में आता है। टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट यानी कितने टाइम में कितना सेटलमेंट होगा। 50% सेटलमेंट अचीव करने में कितना दिन लगेगा, 25% में कितना टाइम लगेगा। ये सब डिटरमाइन करने के लिए हम सीवी को यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को। टोटल सेटलमेंट में तो आप इससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई जीरो। बट टाइम के साथ साथ कैसे उसको अचीव कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो हम सीवी की हेल्प से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि इन सिटू वेंसियर टेस्ट यानी साइट पे जाके आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो कि तो ये कौन सी टाइप की सॉइल्स का शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। तो मैंने बताया था कि ये कोहेसिव सॉइल्स के लिए होता है। अगर आपको अभी जो ऑप्शंस दिए हैं ऐसे ऑप्शन दिए हो तो, क्योंकि कोहेसिव सॉइल्स में एक तो जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ सी के कारण होती है, उनमें फ्रिक्शन के कारण शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है। जो हमारा ये फॉर्मूला है सी प्लस सिग्मा डेस टेन फाइव। तो यहाँ पर तो कोहेसिव सॉइल हो जाएगा, लेकिन कोहेसिव सॉइल्स में भी फिर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो आप सॉफ्ट क्ले या सेंसिटिव क्ले इस टाइप के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, क्योंकि उनका फिर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो हम साइट पे ही जाके टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। और वेंसियर टेस्ट सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए इसलिए भी होती है कि आपने वो डेरिवेशन देखा होगा अगर हमने किया है क्लास में जो, तो हमने देखा था कि शियर स्ट्रेंथ एस को हम सी से डिनोट कर रहे हैं वहां पे, जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं टॉर्क और शियर स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, तो एस को सी से डिनोट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि जैसे ये वेन शियर टेस्ट का वो इंस्ट्रूमेंट है जो इंसर्ट किया हुआ है जो वेन्स है, तो हम मान रहे हैं कि इस पूरी की पूरी लेंथ में शियर स्ट्रेंथ है वो सेम है। क्या ये चीज ट्रू होगी अगर कोहेशनलेस सॉइल है तो? कोहेशनलेस सॉइल है तो सिग्मा डेस वेरी करेगा थ्रू आउट द डेप्थ और उसके कारण शियर स्ट्रेंथ भी सेम नहीं रहेगी। इसीलिए जो कोहेशनलेस सॉइल्स हैं उनकी शियर स्ट्रेंथ इससे मेजर नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि सैचुरेटेड सॉइल्स हैं उनके लिए स्कैम्टस पोर प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा था स्कैम्टस पोर प्रेशर कोफिशिएंट जो बी होता है उसकी वैल्यू ड्राई सॉइल्स के लिए तो होती है 0 और सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए होती है 1। बाकी सॉइल्स के लिए 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो आपसे पूछा गया सैचुरेटेड के लिए तो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि लेटरल अर्थ प्रेशर जो रिटर्निंग वॉल पे एक्ट कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके इक्वल होगा। तो ये होता है के इंटू गामा एच। अब यहाँ पर प्रेशर ही पूछा गया, अगर प्रेशर फोर्स पूछा होता तो फिर हम प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालते। ये के गामा एच, के ही मैं इसको क्यों लिख रही हूँ, ये एक्टिव प्रेशर भी कंडीशन हो सकती है, पैसिव की हो सकती है, रेस्ट की हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम के जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू चूज करेंगे। तो ये के गामा एच और ये एच। अगर आपको टोटल प्रेशर फोर्स पूछा जाए तो इस प्रेशर डायग्राम का आप एरिया निकालोगे जो कि होगा हाफ इंटू के गामा एच इंटू एच। बट यहाँ पर फोर्स नहीं दिया है पर अर्थ प्रेशर दिया है, यानी हम अर्थ प्रेशर की जो इंटेंसिटी है उसकी बात कर रहे हैं और वो इक्वल होगी के गामा एच के। तो यहाँ पर इक्वल टू मास ऑफ द सोइल रिटेन नहीं, प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द सोइल एच की प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सोइल, इंटरनल फ्रिक्शन के लिए तो नहीं है ऐसे कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डेप्थ ऑफ द सोइल। अब 4 वाला करेक्ट होता अगर प्रेशर फोर्स के लिए पूछा जाता हो तो, पूछा गया होता तो 2 हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के चैप्टर से, जो कि आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है। 2016 का क्वेश्चन है, बट मैंने देखे 2016 से लेके 2022 का जो पेपर है उनका सिलेबस मैंने देखा है, उसमें बिल्कुल भी एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं किया गया है, पूरा सेम सिलेबस चल रहा है।
बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर में एस होता है ये स्टेबिलिटी नंबर जो इक्वल होता है सी अपॉन गामा एच के। सी यहाँ पे कोएफिशिएंट है, एच है वो सेफ हाइट है, मतलब किस हाइट तक कोई स्लोप है वो सेफ रह सकता है। एस एन है ये मैक्सिमम होगा सॉफ्ट क्ले जैसी सॉइल्स के लिए जिनके लिए फाई की वैल्यू है वो 0 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.261। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए है कि बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो किस पर डिपेंड करती है। ये आरगोर का क्वेश्चन है और उसमें 5 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन इनके अलावा ये भी था कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो फाई होता है वो। यहाँ पर भी आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, अगर लार्जर साइज के पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली फाई की वैल्यू डिफरेंट होगी। शेप ऑफ पार्टिकल्स भी इफेक्ट करेगा, जैसे कि कोहेसिव सॉइल्स जो होती हैं उनका शेप ऑफ पार्टिकल्स अलग होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स का अलग होता है। तो इनडायरेक्टली ये चीजें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्योंकि ये फाई को अफेक्ट कर रही हैं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो शेप ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सी तो आपकी बेरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले में आता ही है। अगर फॉर्मूले की अगर बात करूं तो ये होता है क्यू एन क्यू 0.5 बी गामा एन गामा। यहाँ पे अलग से कुछ सरचार्ज नहीं है तो क्यू गामा डी एफ के इक्वल होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब एन सी एन क्यू और एन गामा हमने देखा था कि फाई के फंक्शंस हैं, तो फाई इफेक्ट होने के ये इफेक्ट होंगे और सी तो यहाँ पर डायरेक्टली आ ही रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि प्लेट लोड टेस्ट जो कि हम बीयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, उसमें सॉइल अगर सैंड है तो बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग किस पे डिपेंड करेगा। तो सैंड और क्ले के लिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ये क्ले का सॉरी सैंड का फॉर्मूला है क्यू यू बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, क्यू यू पी जो प्लेट का है इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी पी। एफ फाउंडेशन को डिनोट कर रहा है, पी प्लेट को डिनोट कर रहा है, यानी प्लेट का डायमेंशन बीपी होगा, बेरिंग कैपेसिटी क्यूयूपी होगी और इससे आप फाउंडेशन जो बीएफ साइज का है उसका बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। वहीं पे क्ले की अगर बात करें कि क्ले में जो फाउंडेशन का बेरिंग कैपेसिटी है वही बेरिंग कैपेसिटी इक्वल होगा प्लेट के बेरिंग कैपेसिटी के। तो यहाँ पर होगा आंसर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग, क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ पे रिलेशन की क्यू यू पी अगर मैं इसे निकालूंगी तो ये आएगा, सॉरी क्यू यू एफ निकालूंगी तो यह क्यू यू पी अपॉन बी पी इंटू बी एफ, यानी बी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ फाउंडेशन के। और ये रटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अगर ये वाला फॉर्मूला पता है और आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे ना इस पे, तो आपने देखा होगा कि जो क्ले वगैरह टाइप की सॉइल है कोहेसिव सॉइल, उनके लिए क्या होता है एन गामा तो 0 हो जाता है, एन क्यू 1 हो जाता है। तो इसके कारण ये 0 हो गया तो बी पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कोहेसिव सॉइल्स के लिए, तो जबकि सैंड के केस में पड़ेगा डिपेंड करेगा क्योंकि एन गामा वहां पे 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि जो रैंकाइंस फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने का वो क्या होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि याद करना है क्यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ऑप्शन 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि फुली सैचुरेटेड सोइल है वो कौन सा सिस्टम है। तो सोइल में अगर सॉलिड्स भी है, वाटर भी है, एयर भी है तो वो 3 फेज सिस्टम होता है। अगर वाटर या एयर में से एक एब्सेंट है तो वो 2 फेज सिस्टम बन जाता है। अगर सैचुरेटेड सोइल है तो उसमें सिर्फ वाटर है और सॉलिड्स है, वो 2 फेज सिस्टम है। इसी तरीके से अगर ड्राई सोइल है तो उसमें वाटर नहीं होगा, उसमें एयर होगी और सॉलिड्स होंगे, तो वो भी एक 2 फेज सिस्टम होगा। बट यहाँ पर आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, काफी बार क्वेश्चन आते हुए भी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम की जल्दीबाजी में, तो वो नहीं करना है। हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ना है फिर ही आंसर टिक करना है। तो 2 फेज सिस्टम विथ सोइल एंड वाटर नहीं, वैसे यहाँ पे सॉलिड्स आना चाहिए था, 3 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि डेंसिटी इंडेक्स का रेंज क्या होगा। इसको डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं और रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। ये फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 कर दो अगर परसेंटेज में है, तो नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा फ्रैक्शंस में। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ई नेचुरल है वो ई मिनिमम के इक्वल हो जाए, जो कि 1 होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ई नेचुरल ई मैक्सिमम के इक्वल पहुंच जाए लूजेस्ट स्टेट में सोइल अगर है, तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगी। तो 0 और 1 के बीच में ये वेरी करता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, दोनों इंक्लूड होंगे, यहाँ पे 1 आएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41 में दिए है कि लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल है वो लेस देन प्लास्टिक लिमिट अगर है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी। तो मैंने जब आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए थे तो बताया था कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बेसिकली एक रेंज है, एक रेंज है जिसमें कि सॉइल है वो प्लास्टिक बिहेवियर करेगी, प्लास्टिक स्टेट में होगी। तो कहीं भी किसी चीज की रेंज तो जीरो नहीं हो सकती, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जहां पर भी आपकी आईपी की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हम उसको 0 रिपोर्ट करते हैं। तो 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिए है कि सोयल की शियर स्ट्रेंथ है, उसकी रिमोल्डिंग के कारण उसमें लॉस होता है और वो रीगेन कर लेता है कुछ टाइम के बाद में। तो ये हमें पता है कि थिक्सोट्रॉपी होती है। सेंसिटिविटी क्या होती है कि रिमोल्डिंग के कारण जो स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है वो सेंसिटिविटी मेजर करता है। तो यहाँ पर 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो ग्रेवल और सैंड दोनों के लिए सीसी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और ये कंसेप्चुअल चीज है, आप जितना समझ लोगे आपके काम में आएगा सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल वाले चैप्टर में भी। और सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये कोई लार्ज साइज का पार्टिकल है, इससे मैं अगर 4 छोटे साइज के पार्टिकल्स बनाऊं तो मैं उसको ऐसे कट करूंगी, ऐसे कट करूंगी तो ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला और ये वाला, ये और ऐड हो गए। तो जितना छोटा साइज का पार्टिकल साइज होगा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा उसका। तो सबसे बड़ा इनमें पार्टिकल साइज कौन सा है, उसका सबसे कम होगा, फिर जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा होगा बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ा सैंड है, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है और फिर कोलाइड्स है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि एक सैंड डिपॉजिट है जिसकी पोरोसिटी 1/3 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 है, तो आईसी की वैल्यू क्या होगी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, बट इससे पहले आपको ई निकालना पड़ेगा। ई इक्वल होता है n/1 माइनस एन के, 1/3 1 माइनस 1/3, ये आ गया 1/2। तो 2.5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें दिया है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है जो परमिट कर रहा है वाटर टू पर्कुलेट थ्रू इट, तो ये तो परमेबिलिटी है होती है, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट किसके कारण अकर होता है। तो हमने काफी बार पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटलमेंट एक्सपेल्जन ऑफ वाटर वॉइड्स के कारण होता है, और एयर वॉइड्स के कारण क्या होगा ये आप नीचे आंसर करोगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दिया है कि इनिशियल वर्ड रेशियो और फाइनल वर्ड रेशियो ये दिए गए हैं। इनिशियल थिकनेस सैंपल का ये है, तो फाइनल थिकनेस क्या होगा। डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई जीरो। कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज रख दो। डेल्टा एच अपॉन एच आपका है 3, डेल्टा ई आ जाएगा आपका इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस जो होगा 0.4, 1 प्लस इनिशियल वाला है 1, तो ये 0.2 आ गया। डेल्टा एच यहाँ से आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि एच आपका 3 सेंटीमीटर में है, तो 0.6 सेंटीमीटर से डिक्रीज होगा। तो पहले 3 था तो अब 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि फेलियन प्लेन डायरेक्ट शियर टेस्ट में कैसा होता है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम एक बॉक्स लेते हैं जो बीच में इस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ से फोर्स लगाते हैं और उसके बाद इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से ये फेलियर होता है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि वीकेस्ट प्लेन पे फेल नहीं हो रहा है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही फेल हो रहा है। तो 4 होगा आंसर। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि स्टूडेंट सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, वो मिस्टेक करेंगे। इसलिए कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आदत डाल लो कि हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना है। ये भी काफी इफेक्टिव टेक्निक है एक। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में कॉन्टेक्ट प्रेस्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। इसमें 4 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम पूरा समझ लेते हैं ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपके कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। एक तो होती है फ्लेक्सिबल फुटिंग, एक होती है रिजिड फुटिंग। फ्लेक्सिबल फुटिंग को मैं एफ से डिनोट कर देती हूँ, रिजिड फुटिंग को आर से कर देते हैं। अब अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो रिजिड फुटिंग में क्या डिफॉर्मेशन तो आएगा नहीं, जब ये सेटल होगी तो ये एज इट इज ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रबड़ का ब्लॉक है, आप उस पर लोड लगा रहे हो यहाँ से, तो क्या होगा वैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहीं पे कोई मटेरियल है जो कि रिजिड है, जैसे कि कंक्रीट का ब्लॉक है, उस पर आप लोड लगाओगे
तो वो सेटल भी होगा तो नीचे यूनिफॉर्मली सेटल होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक एक सेम अमाउंट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से सेटल होगा। तो सेटलमेंट रिजिड फुटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेटलमेंट की बात करते हैं पहले। तो रिजिड फुटिंग का सेटलमेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वहीं पे फ्लेक्सिबल फुटिंग का होगा वो वेरिंग होगा। अब वेरिंग होगा तो कैसे कैसे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सॉइल कौन सा है। जैसे कि कोहेसिव सॉइल के लिए हम करते हैं और कोहेशन लेस सॉइल के लिए करते हैं। कोहेशन लेस सॉइल्स को हम फाई से डिनोट कर रहे हैं और कोहेसिव सॉइल्स को सी से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोहेसिव अगर सॉइल है तो ये वाले जो पार्टिकल्स और ये वाले पार्टिकल्स, ये पार्टिकल 1 2 है, ये 3 4 को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, यही कोहेशन है। तो ऐसे में यहाँ पर सेटलमेंट कम होगा कोहेसिव सॉइल्स में, एजेस पे सेटलमेंट कम होगा, सेंटर पे ज्यादा होगा। तो आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेटलमेंट का वो कुछ इस तरीके से होगा। वहीं पे फाई सॉइल की अगर बात करें तो फाई सेल्स में शियर स्ट्रेंथ किसके कारण है, कोहेशन तो है नहीं वहां पे, सिग्मा डेस के कारण, इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेंथ है। और अगर मैं इस तरीके से सेंटर पे इस पे लोड लगा रही हूँ तो सेंटर के आसपास इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा होगा, एजेस पे कम होगा, और एजेस पे कोहेशन भी नहीं है। तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा सेटलमेंट का, कि सेंटर पे तो सेटलमेंट कम होगा और एजेस पे ज्यादा होगा, ये सिमेट्रिक होगा इस तरीके से। तो सी नहीं था तो एजेस से एकदम से पार्टिकल्स नीचे चले गए, सेंटर पे शियर स्ट्रेंथ अच्छी थी तो इसके कारण वहां पे ज्यादा सेटलमेंट नहीं हो पाया। ये सेटलमेंट की बात करी। अब हम करते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल फुटिंग है, ये फ्लेक्सिबल है तो इसमें इस तरीके से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि प्रेशर यूनिफॉर्म ही रहता है हमेशा, क्योंकि सेटलमेंट डिफरेंट हो रहा है वहां पे। तो प्रेशर इस तरीके से ये एडजस्ट करता है अपने शेप को कि प्रेशर है वो पूरी के पूरे पे यूनिफॉर्म रहे। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में इस तरीके से यूनिफॉर्म ही होगा, चाहे कोई भी टाइप की सॉइल हो, C5 सॉइल दोनों के लिए। वहीं पे अगर हम रिजिड फुटिंग की बात करें तो उसमें प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, वेरिएशन होंगे। अब यहाँ पर अगर रिजिड फुटिंग की बात करें हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें क्या होगा, सेटलमेंट हर जगह सेम हो रहा है, कोहेशन पे हमें यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। कोहेसिव सॉइल्स अगर है, सॉरी कोहेसिव सॉइल्स है तो क्या होगा, यहाँ पे ये पार्टिकल्स अंदर वाले जो फुटिंग के नीचे के पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कोहेशन के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें सेम सेटलमेंट चाहिए तो हमें एजेस पे ज्यादा फोर्स, ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तभी सेम अमाउंट ऑफ सेटलमेंट होगा। तो सी सॉइल के केस में प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिजिड फुटिंग में वो ऐसे जाएगा, एजेस सॉरी एजेस पे ज्यादा होगा तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और फाई सॉइल के केस में क्या होगा, फाई सॉइल में क्या होगा कि सी तो है नहीं, वहां पे कोहेशन है नहीं, तो ये फुटिंग के नीचे वाले पार्टिकल्स को ये वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं अब, तो फुटिंग सेटल होगी तो उसको सेंटर एजेस पे उतना फोर्स नहीं चाहिए, एजेस पे शियर स्ट्रेंथ भी कम होगी, सेंटर पे शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो सेम अमाउंट ऑफ सेटलमेंट के लिए सेंटर में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा होगा, और एजेस पे भी ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है वो। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा, 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में वाटर कंटेंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, वो कैसे रिलेटेड होते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में वाटर कंटेंट होता है और ये जो ड्राई डेंसिटी है इसके बीच में कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, और ये है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग रो डी है जिसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद रो डी की वैल्यू फिर से डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये क्या होगा, कोरस्पॉन्ड गामा डी मैक्स किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, एक यूनिक वैल्यू होगी डब्ल्यू की, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें गामा डी मैक्स मिलेगा। तो 3 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि लोकल शियर फेलियर है, ये कौन सी सॉइल के केस में एक होगा। तो हमने देखा था कि डेंस सैंड है या स्टिफ क्ले है, स्टिफ कौन सी है, क्ले, और डेंस सैंड है, तो उस केस में तो होता था जनरल शियर फेलियर, जिसमें हीविंग होती थी इस तरीके से, इस जो सेटल हो रहा है इसके आसपास इस तरीके से हीविंग होती थी। उसके बाद लोकल शियर फेलियर होता है लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले के केस में, और जो पंचिंग शियर फेलियर है
पंचिंग shear फेलियर हमारा होता था। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है, हाईली कंप्रेसिबल जो सॉइल्स होती हैं उनके केस में होता है। तो यहाँ पे लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन 2। डेंस सैंड और स्टिफ क्ले के केस में आपका जनरल shear फेलियर होगा। और बहुत ही लूज सॉइल अगर है तो उस केस में, लूज सॉइल है या हाईली कंप्रेसिबल सॉइल लिखा हुआ है तो उस केस में पंचिंग shear फेलियर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिए है कि रैंकाइन्स थ्योरी है जो अर्थ प्रेशर की, वो बैक ऑफ द वॉल को कैसे अज्यूम करती है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू एग्जाम्स में। रैंकाइन ने वो वॉल है उसको वर्टिकल और स्मूथ अज्यूम किया था, जबकि कोलाम ने रफ अज्यूम किया था। तो कोलाम वाली थ्योरी ज़्यादा एक्यूरेट थी, क्योंकि वॉल जो रिटेनिंग वॉल है ऑब्वियसली हमारी स्मूथ तो होती नहीं है, फ्रिक्शन तो होगा ही वहाँ पे। तो यहाँ पर 4 होगा वर्टिकल एंड स्मूथ। तो ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।